हाय एवरीवन, मेरा नाम शिवम चंद्रा है। मैंने इस साल यूपीएससी सीएसई 2021 में 453 रैंक प्राप्त की है। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और ईश्वर की कृपा से मेरा पहले अटेम्प्ट में ही ये रैंक आई है। सो मैं शुक्रगुजार हूँ। एंड मैं यूपीएससी टाइम का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूपीएससी एस्पिरेंट्स की कम्युनिटी से जुड़ने का मौका दिया, ताकि मैं आप सबकी सहायता कर सकूं और आपके जो भी सवाल हैं उनको उनका जवाब दे के आपकी भी ये कोशिश कर सकूं कि आपको भी उससे मदद मिले और आप भी इस प्रतियोगिता इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें आगे जाके। सो बाय वे ऑफ इंट्रोडक्शन, एज आई सेड, मेरा नाम शिवम चंद्रा है। मैंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी दिल्ली से किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीटेक। और उसके बाद मैंने 1 साल नौकरी की है। 2019 से लेके अक्टूबर 2020 तक मैं एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट था मुंबई में। 1 साल नौकरी करने के बाद उसी दौरान कोविड आ गया, जिसके बाद मैंने अक्टूबर 2020 से इनफैक्ट अपनी यूपीएससी की तैयारी चालू की है। नाउ मेरे पास ज़्यादा समय था नहीं, सो मैं इस पूरी एग्ज़ाम की प्रक्रिया में मैंने एक काफ़ी डिटेल स्ट्रैटेजी बनाई थी। एंड वो स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि मुझे ये था कि मुझे इसी अटेम्प्ट में अपना बेस्ट देना है, जिसकी वजह से ही मेरी ये रैंक आ पाई है 453 की। सो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल स्ट्रैटेजी, मेरी स्ट्रैटेजी एक्चुअली मैंने मंथ वाइज डिवाइड कर रखी है और मैं हर मंथ में आपको बताऊंगा कि मैंने हर मंथ में या हर एक क्वार्टर में इनफैक्ट क्या क्या अलग से किया हुआ है। एंड उसके बाद ही मैं आपके सवालों को भी लूँगा अगर कुछ रह जाता है जो मैंने खुद से कवर नहीं किया हुआ है। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने सिविल सर्विसेज जॉइन करने का ये निश्चय कैसे किया। कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अगर मैंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया है और उसके बाद मैंने एक अच्छी जॉब ली है, तो मैं बाकी ऑप्शंस की तरफ क्यों नहीं गया, एमबीए या जो भी और कई सारी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं प्राइवेट सेक्टर में। मैं यहाँ एक गवर्नमेंट सेक्टर वाली जॉब में क्यों आया वापस? तो उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि सिविल सर्विसेज परीक्षा को उत्तीर्ण करना मेरा बचपन से मेरा सपना रहा है। इसके लिए मेरे माता-पिता ने मुझे बचपन से ही इसके लिए प्रेरित किया हुआ था। तो मेरा हमेशा से एक ये लक्ष्य था कि मैं पहले तो किसी अच्छे कॉलेज जाऊँ, वहाँ से ग्रेजुएशन करूँ, एक एक्सपोज़र लूँ और उसके बाद जब मैं थोड़ा सेटल्ड फ़ील करूँ फ़ाइनेंशियली एज़ वेल एज़ करियर वाइज़, तब मैं जाके यूपीएससी की परीक्षा दूँ। इसलिए जब 2015 में मेरा आईआईटी दिल्ली में चयन हुआ, तो मुझे तब से पता था कि पहले मुझे अपनी खुद की पर्सनैलिटी पे वर्क करना है। यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है, यूपीएससी सीएसई, जो कि काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। तो मुझे हमेशा से ये था, गिवन द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ दिस एग्ज़ाम, मुझे ये था कि मुझे पहले एक बैकअप बनाना है अपने लिए, ताकि इफ़ गॉड फ़ॉरबिड कुछ अच्छा नहीं होता है इस एग्ज़ाम में, सो आई ऑलवेज़ हैड द ऑप्शन ऑफ गोइंग बैक टू द प्राइवेट सेक्टर। सो इसको ध्यान में रखते हुए ही मैंने अपने 3rd ईयर में आईटीसी लिमिटेड में इंटर्नशिप की, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टीजियस फ़र्म है। उसके बाद मैंने एलीके कंसल्टिंग मुंबई में 1 साल जॉब की। एंड जब मुझे लगा कि मैं आर्थिक एवं करियर वाइज़ सिक्योर हो चुका हूँ, तब मुझे एक कन्विक्शन आया कि मैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए रेडी हूँ। जो मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इस एग्ज़ाम को देने के पहले कन्विक्शन है और मोटिवेशन है कि आपको ये एग्ज़ाम क्यों निकालना है, तो मेरे ख़्याल से आपको इस एग्ज़ाम को निकालने से कोई रोक नहीं सकता है। भले ही आपको कितना भी समय लगे, अगर आप लकी रहे तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएँगे, वरना भले ही इट टेक्स मोर देन 1 अटेम्प्ट्स, बट आपको उत्तीर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता है। सो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरा कई बार मन किया, इवन कॉलेज के दिनों में भी, कि मैं अब स्टार्ट कर लेता हूँ प्रिपरेशन। आई थिंक 2nd या 3rd ईयर में था जब मुझे लगा कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर देता हूँ। बट कभी एक कंसिस्टेंसी नहीं बन पाई। तो सच बोलूँ तो कभी पढ़ाई हो भी नहीं पाई, क्योंकि आईआईटी दिल्ली का एक अपना करिकुलम रहता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अपना खुद का एक अच्छे खासे कोर्सेज़ रहते हैं। तो मेरा उस समय ध्यान यही था कि मैं अपने बीटेक में अच्छा कर सकूँ। फिर जब मैं जॉब में गया, तो जॉब में भी मुझे लगा कि आई शुड स्टार्ट माय प्रिपरेशन, बट मेरी जॉब भी मेरा काफ़ी समय लेती थी। एंड मुझे भी था कि अगर मैं एक जॉब कर रहा हूँ, तो मैं उसे अपना बेस्ट दूँ,
ताकि मैं उस जॉब से बेस्ट चीज़ें सीख पाऊँ। और इसीलिए मैंने कभी ढंग से स्टार्ट कर ही नहीं पाई अक्टूबर 2020 के पहले कोई प्रिपरेशन। तो इन एसेंस मेरी प्रिपरेशन अक्टूबर 2020 से ही चालू हुई थी। मेरा हमेशा से प्लान ये था कि मैं दिल्ली मूव होके दिल्ली शिफ्ट होके अपनी तैयारी चालू करूँगा। पर मार्च में जब कोविड आया एंड लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था अपने होम सिटी प्रयागराज से तैयारी चालू करने के अलावा। इसलिए जब मैंने सितंबर में अपनी जॉब का रेज़िग्नेशन दिया, मैंने एक डिटेल स्ट्रैटेजी बनाई, जिसके तहत मैंने ये डिसाइड किया कि अगर जून सत जिस जिस समय प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना था, तो मुझे ये हुआ कि मैं एक उन 9 महीनों की एक स्ट्रैटेजी बनाऊँ, डिटेल स्ट्रैटेजी, जिसके तहत मैं चीज़ों को करूँगा। इसमें मेरे सीनियर्स जो पुराने टॉपर्स हैं, वो भी उनकी भी गाइडेंस काफ़ी काम आई है। सो उनके खुद के ब्लॉग्स जैसे अवध सर हैं, अवध सिंघल 2019 में उनका सिलेक्शन हुआ है, ओजस्वी सर हैं, उनका भी 2019 में सिलेक्शन हुआ है। तो इनके जो वर्डप्रेस ब्लॉग्स रहे हैं, वो मुझे काफ़ी सहायता मिली है। देन मेरे खुद के कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने मेरी काफ़ी सहायता की जब जब भी मुझे उनसे कुछ पूछना होता था या गाइडेंस लेनी होती थी। उनकी गाइडेंस के थ्रू ही मैंने इन 9 महीनों की स्ट्रैटेजी बनाई, जिसको मैं अब आपके साथ डिस्कस करूँगा एंड उस इनिशियल प्लान के तहत ही मैंने उसके बाद आगे बढ़ना सही समझा। तो पहले बात करते हैं अक्टूबर से दिसंबर तक की। अक्टूबर से दिसंबर तक में मेरा एक प्लान था कि पहले मैंने बुक्स एंड सोर्सेज़ डिसाइड किए। इन बुक्स में मैंने डिसाइड किया कि चैप्टर वाइज़ या इवन जो हमारा सिलेबस है यूपीएससी का, उसको भी मैंने स्टडी किया और मैंने रियलाइज़ किया कि हर एक लाइन जो यूपीएससी के सिलेबस की लाइन है, उसको पढ़ने के लिए मैं क्या सोर्स डिसाइड करूँ। मेरे पास लिमिटेड समय था, जैसे मैंने आपको बताया कि 9 महीनों का। तो मुझे ये था कि मैं ज़्यादा बुक्स पढ़ नहीं सकता था। तो मुझे ये था कि जो लिमिटेड बुक्स होंगी, उन्हें ही पढ़ना है और इसलिए मैंने उन बुक्स की एक लिस्ट तैयार कर ली थी। वेरियस सोर्सेज़, वेरियस टॉपर्स के खुद के ब्लॉग्स को देख के। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बेसिक बुक्स होती हैं, जैसे आपकी हो गई लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, आपकी स्पेक्ट्रम। तो मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल शिवम चंद्रा पे शेयर किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पे बेसिकली मैंने डाला हुआ है कि मैंने पर्टिकुलरली कौन-कौन सी एनसीईआरटीज़ कवर की हुई हैं और कौन-सी स्टैंडर्ड बुक्स कवर की हुई हैं। सो जैसे अगर मैं एनसीईआरटीज़ की बात करूँ, तो हिस्ट्री में मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज़ 11th-12th वाली कवर कर रखी हैं। ज्योग्राफी में मैंने 11th-12th वाली एनसीईआरटीज़ कवर कर रखी हैं। इकोनॉमी में मैंने मैक्रो इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी की बुक्स कवर कर रखी हैं एनसीईआरटीज़। और इसी के साथ-साथ मैंने एनवायरनमेंट में भी कुछ चैप्टर्स होते हैं सिलेक्टिव जो कि लेट्स से बायोलॉजी या केमिस्ट्री वाली बुक से 11th-12th की एनसीईआरटी से आते हैं, तो मैंने वो पढ़ रखे होते हैं। आम तौर पे ये बोला जाता है कि आपको 6 टू 12 तक की एनसीईआरटीज़ कवर करनी चाहिए एंड ये बिल्कुल अच्छी सही बात है क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि यूपीएससी ने प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली कई सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं जो 6 टू 12 की एनसीईआरटी से आते हैं। पर जैसा मैंने आपको बताया मेरे पास समय की पाबंदी थी, इसलिए मैंने सिर्फ़ इन लिमिटेड एनसीईआरटीज़ को पढ़ना ही उचित समझा। इसके बाद जब मैंने ये बुक्स की लिस्ट बना ली, जैसे मैंने एनवायरनमेंट में शंकर की बात की, शंकर आईएएस की जो बुक आती है। मैंने इकोनॉमी के लिए भी मैंने कुछ सोर्सेज़ ढूँढ लिए, जैसे मैंने मृणाल सर के वीडियोज़ देखे इकोनॉमी के लिए। तो इस तरह के जब मैंने कुछ सोर्सेज़ डिसाइड कर लिए, तो फिर मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे इन 3 महीने यानी अक्टूबर से दिसंबर तक में मुझे इन बेसिक बुक्स को कवर करना है। इसके लिए अगेन मैंने एक टाइम टेबल बनाया। उस टाइम टेबल में मैंने गिवन मुझे 3 महीने में मुझे ये सारी बुक्स कवर करनी है, तो मैंने फिर मंथली स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे मैं 1 महीने में लक्ष्मीकांत को कवर करूँगा, फिर उसके अगले महीने में मॉडर्न से हिस्ट्री को कवर करूँगा। साथ ही साथ कुछ छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का अगर आप वेटेज देखें प्रीलिम्स में, तो आम तौर पे थोड़ा कम हो गया है। तो फिर साथ ही साथ मैं कुछ छोटे सब्जेक्ट्स भी लेके चल रहा था। जैसे अगर लक्ष्मीकांत मैं कर रहा हूँ, तो उसके साथ मैं ज्योग्राफी भी कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से उसको मैं सिर्फ़ 2 हफ्ते देता था। इस ग इस क्वार्टरली स्ट्रैटेजी को मैंने मंथली स्ट्रैटेजी में ब्रेक किया एंड देन मंथली स्ट्रैटेजी को मैंने वीकली स्ट्रैटेजी में ब्रेक किया, ताकि अल्टीमेटली मैं 3 महीने में ये सारी बुक्स कवर कर पाऊँ। ये करने के बाद जब मैंने एक टाइम टेबल बना लिया कि अगले 3 महीने में मुझे ये सारी चीज़ें करनी हैं, उसके बाद मैंने अपना डेली टाइम टेबल बनाया। कई लोग ये पूछते हैं कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हैं एंड आप 14 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 13
घंटे पढ़ रहे हैं या क्या आपका सिनेरियो। सो इनिशियल बनाया था वो मेरा करीबन 10 से 12 घंटे का था। सो हर दिन मैं 10 से 12 घंटे देता था, जिसके तहत मैंने अपने पूरे दिन को कई सारे से बाँट करके रखा हुआ था। तो सुबह उठते ही जैसे मैं थोड़ा रनिंग करता था या मेडिटेशन करता था, बिकॉज़ वो भी मैं बात करूँगा आगे जाके कितना महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद मैं एक 3 घंटे का स्लॉट होता था जिसमें मैं एक जीएस की कोई बुक पढ़ता था, लेट्स से लक्ष्मीकांत। दूसरे जीएस के स्लॉट में मैं एक और कोई बुक पढ़ता था जो कि थोड़ा छोटा स्लॉट होता था, लेट्स से 2 या 2 एंड हाफ आवर्स का। उसमें मैं लेट्स से छोटा सब्जेक्ट ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, जिसकी एनसीईआरटीज़ पढ़ रहा हूँ। एंड देन द सेकंड हाफ ऑफ द डे मेरा रिज़र्व्ड होता था ऑप्शनल के लिए। तो मेरा ऑप्शनल था सोशियोलॉजी, और मैं आपको ये बताऊँगा कि मैंने सोशियोलॉजी क्यों चूज़ किया, गिवन मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ। सो उस ऑप्शनल सोशियोलॉजी में भी मैंने मेरे करीबन सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ माय सेकंड हाफ मेरा उसमें जाता था, और उस हिसाब से मैंने अपना टाइम टेबल बनाया था। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया, बिफोर मूविंग इन विद दिस एंटायर प्रिपरेशन आपको डिसाइड करना होता है कि आपको ऑप्शनल चूज़ करना है, आपको कौन-सा ऑप्शनल चूज़ करना है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एटसेट्रा, एटसेट्रा। सो जब मैं भी सितंबर में बिफोर आई वाज़ स्टार्टिंग माय प्रिपरेशन, मेरे लिए भी ये सवाल था कि क्या मैं अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ऑप्शनल चूज़ करूँ, फिर मैं कोई और ऑप्शनल चूज़ करूँ जैसे सोशियोलॉजी हो गया, ऐसे इलेक्टिव्स आपको करने का मौका मिलता है। और उन दौरान मैंने सोशियोलॉजी का भी इलेक्टिव्स लिए थे। मैंने 2 से 3 ऐसे कोर्सेज़ किए हैं, जिससे मुझे पता चला कि सोशियोलॉजी एज़ अ कोर्स मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने जब मैं ऑप्शनल का चयन कर रहा था, मैंने देखा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है। मैंने भले ही उसे 4 साल किया हुआ है, पर अगर मुझे यूपीएससी के हिसाब से उसको कवर करना है, देन इट वुड टेक मी अ लॉट ऑफ टाइम। पर मेरे पास सिर्फ़ बचे हुए 9 महीने थे, और उसमें से मैं सिर्फ़ 6 से 7 महीने ही औसतन दे सकता था अपने ऑप्शनल को। तो बेस्ड ऑन ऑल द पैरामीटर्स मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस किया, मैंने एंथ्रोपोलॉजी को भी काफ़ी अच्छे से समझा, एंड मैं सोशियोलॉजी को फाइनली शॉर्टलिस्ट किया। जब मैं ऑप्शनल की बात करता हूँ तो मैंने सोशियोलॉजी फाइनल किया। इस दौरान मैंने सोशियोलॉजी के लिए एक ऑनलाइन कोचिंग भी की, आईएएस गुरुकुल। वहाँ से मैंने ऑनलाइन कोर्सेज़ किए, एंड देन वहाँ से मैं वीकली आंसर राइटिंग भी स्टार्ट कर दी थी, जिसके थ्रू मैंने फाइनली अपना सोशियोलॉजी को कवर किया। सो कमिंग बैक टू द स्ट्रैटेजी, जब मैं फर्स्ट हाफ ऑफ द डे जीएस को दे रहा था, वहीं सेकंड हाफ ऑफ द डे मैं अपनी सोशियोलॉजी को दे रहा था, जहाँ पे मैं क्लासेस अटेंड कर रहा था, नोट्स लिख रहा था। एंड मैं बताऊँगा कि मैंने इस ऑप्शनल के नोट्स एटसेट्रा की क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी। ये मैं एक बार बेसिक स्ट्रैटेजी कवर कर लूँ, तो फिर मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगा। साथ ही में मुझे ये भी देखना था कि क्या मुझे जीएस की कोचिंग करनी है या नहीं करनी है। तो जब मैंने अपने कुछ सीनियर्स से बात की, तो मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं बेसिक बुक्स को पढ़ लेता हूँ, तो मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग बन रही थी कि मुझे किसी और कोचिंग की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मैंने जीएस के लिए स्पेसिफिकली किसी कोचिंग का सहायता नहीं ली हुई है। बस मुझे टेस्ट करने थे, जैसा कि आपको पता है, अभी मैं बताऊँगा कि टेस्ट की क्या इम्पोर्टेंस रहती है इस एग्ज़ाम में। तो उस टेस्ट के लिए मैंने कई सारे कोचिंग्स इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, जो रिनाउंड होते हैं, उनकी हेल्प ली, एंड दैट हैज़ वर्क्ड फॉर मी, जिसकी वजह से ही आज मेरा सिलेक्शन हुआ है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कोई और कोचिंग नहीं ली हुई है। अक्टूबर टू दिसंबर के समय में मुझे 2-3 और चीज़ों का ध्यान देना था, जैसे कि न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर की जब बात आती है, तो न्यूज़पेपर में हमें देखना होता है कि हमें कौन-सा न्यूज़पेपर पढ़ना है। कई सारे लोग द हिंदू रिकमेंड करते हैं, कई सारे लोग इंडियन एक्सप्रेस रिकमेंड करते हैं। तो इनिशियल के 1 महीने मैंने दोनों न्यूज़पेपर्स पढ़े, जिसकी वजह से मेरा कम-से-कम डेढ़ से 2 घंटे इनिशियली जाता था। बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि इससे मेरा समय भी जा रहा है और कॉस्ट बेनिफिट कम है, जिसके बाद मैंने फाइनली इंडियन एक्सप्रेस को ही चूज़ किया। तो मैं सुबह उठते ही इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ता था। मेरा एम ये था कि मैं 45 मिनट में पूरा पेपर ख़त्म कर सकूँ, और धीरे-धीरे, इवन तो पहले मुझे 1 घंटा लगता था, धीरे-धीरे जब मेरी आदत बन गई, तो मुझे सिर्फ़ 45 मिनट या इवन 30 मिनट्स लगने लगे उस पेपर को पढ़ने के लिए। साथ ही साथ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि द हिंदू ऑल्सो बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है, उसके लिए मैं क्या करता था कि राउज़ डीएनएस की जो वीडियोज़ आती हैं यूट्यूब पे डेली, उन्हें मैं रात को सोने के पहले देख लेता था। तो इससे मेरे 2 न्यूज़पेपर्स कवर हो जाते थे। एक है इंडियन एक्सप्रेस, दूसरा है द हिंदू। इसी के साथ-साथ करंट अफ़ेयर्स के लिए 2-3 और चीज़ें होती हैं, जैसे एक होता है मैगज़ीन्स, एंड दूसरा होता है जो न्यूज़ डेली आता है। तो मैंने करंट अफ़ेयर्स के लिए मैगज़ीन्स का, मुझे पता था कि मैगज़ीन्स प्रीलिम्स नहीं बट एक्चुअली मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
सो मैं विजन की करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन्स पढ़ता था, जो मैं साथ-साथ कवर करते हुए जाता था। और उसी के साथ मैं डेली न्यूज़ भी पढ़ता था विजन का, जो वो निकालते हैं एंड इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। तो मैं उसको भी आधे घंटे में दिन में पढ़ लेता था, तो इस हिसाब से मेरा करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाता था। मुझसे कई बार कई लोगों ने पूछा है कि क्या मैं नोट्स बनाता था अपने करंट अफेयर्स के एटसेट्रा। सो मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था नोट्स बनाना। आई थिंक मैंने 1 महीने बनाए भी नोट्स, बट देन मुझे रियलाइज़ेशन हुई कि उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अगेन कॉस्ट बेनिफिट काफ़ी ख़राब था। इसलिए मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, मैं सिर्फ़ न्यूज़पेपर पढ़ता था टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप अ क्रिटिकल थिंकिंग माइंडसेट, जो कि इस एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जो कि स्पेसिफिकली मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट में काफ़ी काम आता है। प्रीलिम्स के लिए एक्चुअली आपकी मंथली मैगज़ीन्स हो जाती हैं, आपके कई सारे टेस्ट्स होते हैं जो आप लगाएँगे, तो उसके थ्रू आपका एक सफिशिएंट कॉर्पस या मटेरियल बन जाता है करंट अफ़ेयर्स के लिए। और इसलिए उसमें फिर मैंने इतना ज़्यादा नोट्स बनाने में करंट अफ़ेयर्स के एफ़र्ट नहीं दिया था। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने ऑनलाइन कोचिंग ही की थी, सो घर से मैं खुद से ही पढ़ता था एंड जब भी कोई कोचिंग जैसे मेरा सोशियोलॉजी की कोचिंग होती थी, मैं उस कोचिंग को अटेंड करता था एंड मैं उसके बाद जो भी नोट्स होते थे, वो अपने ऑफ़लाइन हाथ से बना लेता था। इसी में मैंने साथ में एक आयज़ बाबा का आईएलपी ले रखा था, आईएलपी प्रोग्राम। उसका लेने का मेरा एक मकसद था कि वहाँ से मुझे अपने बेसिक बुक्स जो मैं पढ़ रहा हूँ, उनके टेस्ट देने का मौका मिलता था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे कई सारे टेस्ट होते हैं चैप्टर वाइज़ या ब्लॉक वाइज़, जिससे मेरा रिविज़न हो जाता था, जो भी मैंने आज पढ़ा हुआ है। लेट्स से मैंने लक्ष्मीकांत की बुक उठाई है और पहले हफ़्ते में मैंने जुडिशरी और पार्लियामेंट कवर किया हुआ है। तो सैटरडे संडे में आईएएस बाबे के ऑनलाइन टेस्ट्स अपलोड होते थे, जिसमें मैं उन पार्लियामेंट रिलेटेड या जुडिशरी रिलेटेड के 100 क्वेश्चंस होते थे। तो इससे मेरा पूरा का पूरा सब्जेक्ट वो पर्टिकुलर ब्लॉक उस सब्जेक्ट का रिवाइज़ हो जाता था और मुझे इनिशियल से एक टेस्ट देने की आदत भी बन गई थी। तो ये तो रहा मेरा अक्टूबर से दिसंबर तक का सफ़र। इस पे मैंने अपनी बेसिक बुक्स जैसा मैंने आपको बताया कवर की। मैंने कई बार अपनी ये जैसे एक बेसिक स्ट्रैटेजी बनाई थी, जैसे कि पहले महीने में मैंने लक्ष्मीकांत से स्टार्ट किया था, साथ ही साथ मेरा ज्योग्राफी पैरेलल चल रहा था और उसके बाद मैंने दूसरे महीने में बाकी जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम उठाई, मैंने उसको कवर किया एंड तीसरे महीने में मैंने शंकर आईएएस उठाई, उसको कवर किया। ऑप्शनल मेरा इन तीनों महीने चल ही रहा था थ्रू द कोचिंग दैट आई हैड जॉइन्ड। मूविंग ऑन टू जनवरी टू मार्च, इस बीच मुझे कई सारी चीज़ें करनी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे रिवाइज़ करनी थी जो बेसिक बुक्स मैंने पढ़ी थी। रिविज़न के लिए कइयों ने पूछा हुआ है कि व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी? क्या मुझे पूरी बुक दोबारा से पढ़नी है एंड टू एंड या फिर क्या हम सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ें? तो जैसा मुझे समझ में आया, इस एग्ज़ाम में रिविज़न इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बट रिविज़न इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स टू डू। बिकॉज़ आप किसी चीज़ को पढ़ चुके हो, आपको लगता है कि आप तो ये चीज़ पढ़ चुके हो, तो आप दोबारा इस चीज़ को क्यों पढ़ो और समय खराब करो? बट जो टाइम इन्वेस्टमेंट आप रिवीजन में देते हो, उसका कॉस्ट बेनिफिट सबसे बेस्ट होता है इस पूरे एग्ज़ाम में, अगर आप मैं बोलूँ तो। तो रिवीजन स्ट्रैटेजी के लिए मैंने अवध सर की स्ट्रैटेजी अपनाई थी, जो स्पेसिफिकली बेसिक बुक्स के लिए। सो अवध सर ने अपने ब्लॉग पे कई सारे डॉक्यूमेंट्स डाल रखे हैं, जिसमें उन्होंने बेसिक बुक्स जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, शंकर आईएएस हो गई और कुछ एनसीईआरटीज़ हो गई ज्योग्राफी और हिस्ट्री की, जिसको उन्होंने कन्वर्ट कर रखा है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। सो अगर आपको रिवाइज़ करना है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को खोलिए, उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, आप उनको अपने मन में ही आंसर करिए। अगर आप उन्हें आंसर कर पाते हैं, तो यानी कि आपको वो चीज़ रिटेन हो रही है। बट यदि आप उस चीज़ को आंसर नहीं कर पाते हैं, तो आपको पता है कि आपको ये चीज़ बुक खोल के दोबारा से पढ़नी है। एंड दैट इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट आई यूज्ड टू डू। साथ ही साथ उसमें कई सारे टेबल्स थे, समरीज़ थे, जो कि बुक से पढ़ने से ज़्यादा आसान होता है। तो मैंने ये भी बोला कि मैंने उनकी बुक्स में उनके जो रिविज़न नोट्स हैं, उनमें कई सारी चीज़ों के समरीज़ को ऐड किया बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स या बेस्ड ऑन एनीथिंग दैट आई फाउंड वाज़ रेलेवेंट बट वाज़ मिसिंग ऑन हिज़ रिविज़न डॉक्यूमेंट्स। तो ये भी मैंने जो रिविज़न डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखे हैं। इनको पढ़ने का मुद्दा सिंपल है, आप उनको क्वेश्चंस के थ्रू जाइए। आप देखिए कि एक पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस हैं जो आप आंसर कर पा रहे हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें आप वीक हैं, तो उसी हिसाब से आप उन चैप्टर्स को रिवाइज़ करने में ज़्यादा फ़ोकस देंगे एंड दैट इज़ हाउ योर एंटायर बुक विल गेट रिवाइज़्ड।
as you keep this exercise going throughout your UPSC preparation, and I can guarantee you that you will come to learn the books more, you आप internalize कर लेंगे उन books को, and ultimately जो information आपको लगता है कि आप retain नहीं कर सकते हैं, आप वो भी retain कर लेंगे। ब्लॉग के लिए आप अवध सिंगल वर्डप्रेस गूगल कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको वो ब्लॉग्स मिल जाएंगे जिनको मैंने अपना देख के प्रेपरेशन को स्टार्ट किया था। कमिंग टू आंसर राइटिंग स्पेसिफिकली, मैंने सिर्फ बेसिक बुक्स कवर की थी जनवरी में, तो मुझे काफ़ी अप्रीहेंशन था कि क्या मुझे आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए अभी या नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अगेन मेरे पास लैक ऑफ नॉलेज था। मैंने कई सारे सिलेबस टॉपिक्स अभी भी नहीं कवर कर रखे थे, जैसे GS 1 2 3 4, अभी तो मैंने सिर्फ बेसिक बुक्स पढ़ रखी थी। बट बेस्ड ऑन द सजेशंस ऑफ वन ऑफ माय सीनियर्स शुभम कुंडल, ही इज आल्सो सिलेक्टेड इन 2019, मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की। एंड मेरा आंसर राइटिंग स्टार्ट करने का प्रोसीजर वाज दिस, कि मैंने विजन के जो टॉपर आंसर्स अपलोड होते हैं हर साल, जो वो अपलोड करते हैं अपने खुद के स्टूडेंट्स के थ्रू, मैं उनके टॉपर आंसर्स को खोलता था। वहाँ से क्वेश्चन पढ़ के मुझे जो भी समझ में आता था, जिस भी फॉर्मेट में जो मैंने देख रखा था, लेट्स से पुराने सीनियर्स का एक्सेट्रा, मैं उस फॉर्मेट में इंट्रो बॉडी कंक्लूजन के फॉर्मेट में लिखता था। उसके बाद मैं खुद से उस आंसर को, जो भी पर्टिकुलर टॉपर थे उनके आंसर्स से मैच करता था, अपने आंसर्स को चेक करता था, और अपने आप को खुद से फीडबैक देता था कि मुझे क्या चीज़ें लिखनी चाहिए थी, क्या चीज़ें मैंने गलत लिखी हैं, किस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना चाहिए था। इस तरह की चीज़ें मैं देखता था। कई सारे टॉपर वीडियोस हैं जो आंसर राइटिंग्स में हैं, मैंने वो भी देखे थे। मुझे अभी उन टॉपर्स के नाम तो नहीं याद आ रहे हैं, पर आप अगर सर्च करेंगे तो कई सारे ऐसे प्रीवियस टॉपर्स रहे हैं जो आपको इसके बारे में नॉलेज दे सकेंगे अपने टॉपर वीडियोस के थ्रू। तो जब मैंने ये इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, ये पूरा फॉर्मेट समझा, मैंने समझा कि कैसे आपको डायग्राम बनाना चाहिए, किस फॉर्मेट में आपको लिखना चाहिए, कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए, ये कुछ बेसिक नॉलेज थी जो मुझे समझ में आई, और बेसिस दैट मैंने ये स्टार्ट किया। एंड मैं खुद से ही अपने आंसर्स चेक करता था बेस्ड ऑन जो भी किसी और टॉपर ने अपने आंसर्स में लिखा होगा। मैंने ये एक्सरसाइज करीबन 1 से 1.5 महीने की, जिसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि नाउ दैट आई हैव जिसके बाद मैंने एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखा अपने आंसर राइटिंग में। इस इम्प्रूवमेंट को देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नाउ आई नीड टू मूव ऑन, एंड मुझे किसी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत है। बट यूजुअली मेंस के टेस्ट सीरीज़ थोड़े महंगे होते हैं, तो मैंने ये डिसाइड किया कि जब मेरा प्रीलिम्स निकल जाता है, क्वालिफाई हो जाता है, मैं कोई प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ तभी लूँगा। इस दौरान मुझे कन्वर्ट आईएएस का एक ऑप्शन मिला। तो कन्वर्ट आईएएस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टॉपर्स एटसेट्रा कोलैबोरेट करते हैं, एंड वो आपके आंसर राइटिंग को चेक करते हैं। इट हैज़ अ वेरी नॉमिनल चार्ज, विच इज़ वाई आई जॉइंट कन्वर्ट आईएएस। और मैंने वहाँ पे, आप कहीं से भी क्वेश्चंस लाते हैं, आप आंसर्स लिखते हैं, एंड दे चेक इट विद इन 3 to 4 days। तो मैंने वो ज्वाइन किया। वहाँ से आई स्टार्टेड राइटिंग माय आंसर्स डेली, कहीं से भी क्वेश्चंस उठा के, बी इट विजन, बी इट कोई भी और कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपकी मर्जी है, जहाँ से भी आपको सवाल मिल जाते हैं, मैं उनको डेली लिखता था। 4 से 5 सवाल डेली मैंने लिखना चालू किया, मैं अपलोड करता था उनके प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ से आई गॉट इवन मोर वैल्यूबल फीडबैक ऑन हाउ टू इम्प्रूव माई आंसर राइटिंग स्किल्स। सो दिस वॉज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर मी, गिवन मैं तैयारी अकेले कर रहा था, और मैं अपनी तैयारी प्रयागराज से कर रहा था, तो मैंने कोई कोचिंग भी नहीं ली थी। तो जो लोग दिल्ली में हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल वो एक दूसरे को देख के सीख सकते थे, मेरे पास वो ऑप्शन इनिशियली नहीं था। सो ये जो गाइडेंस मुझे कन्वर्ट आईएएस के थ्रू मिला, इसके थ्रू मुझे टॉपर्स और जो एक आध मेंटर्स वो देते हैं, उनके गाइडेंस के थ्रू मैंने अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को और इम्प्रूव किया। इसके बाद ये तो साथ साथ चल ही रहा था जनवरी टू मार्च में। इसके साथ मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी GS 1 2 3 4 के मेंस के टॉपिक्स कवर करने का, जो कि बेसिक बुक्स या प्रीलिम्स में नहीं होते हैं। तो उसके लिए मैंने सिलेबस को प्रिंट कराया, और मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने अक्टूबर में ही ये डिसाइड कर लिया था कि कौन सा टॉपिक मुझे कहाँ से पढ़ना है। इस चीज़ के लिए मुझे सबसे ज़्यादा जो काम आया है वो मेरे सीनियर्स के डिजिटल नोट्स रहे हैं। तो मेरे सीनियर्स जिनका मैंने अपना अभी आपका नाम लिया, ओजस्वी सर हो गए, अवध सर हो गए, इनके खुद के टॉपर्स नोट्स ऑनलाइन पढ़े हुए थे। तो मैंने इनके नोट्स को थॉरली एग्जामिन किया, और मुझे दिखा कि मैं इन नोट्स को समझ के
एक सफिशिएंट नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने इनके जब भी मुझे कोई भी टॉपिक, जैसे आज लेट्स से मैंने GS1 का कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है या कुछ पढ़ना है, तो मैं इनके नोट्स देखता था, उधर से चीज़ें समझता था और जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती थी, उनको मैं गूगल कर लेता था। इनके नोट्स को मैंने अपने खुद के वन नोट में इनकॉर्पोरेट किया और इन नोट्स को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखा है। तो इनके नोट्स में, क्योंकि इनके नोट्स 2019 के लिए थे, मैं 21 का अटेम्प्ट दे रहा था, तो उन नोट्स को मैंने मॉडिफाई किया, उसमें करंट अफेयर्स डाला, कुछ चीज़ें जो अगर इनमें मिसिंग थी तो मैंने उनको भी ऐड किया एंड बेसिस दैट एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स निकल के आए, जिनको मैं पढ़ के मैंने GS 1 2 3 4 कवर किया। टॉपिक वाइज जैसे GS1 की अगर मैं बात करूँ, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने अगेन स्पेक्ट्रम में पढ़ ही रहा था। साथ ही साथ मैंने बिपिन चंद्रा पढ़ी थी, जिससे मुझे एक बेसिक गाइडेंस मिल गई थी कि क्या इवेंट्स थे, कैसे उनको टैकल करना है। और इसी के साथ मैं आंसर राइटिंग कर ही रहा था, तो मुझे ये भी पता था कि कैसे GS1 के हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस को टैकल करना है। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने विज़न की एक आर्ट एंड कल्चर की बुकलेट आती है, जो उन्होंने अपलोड कर रखी है, मैंने वो पढ़ी थी। साथ ही साथ ज्योग्राफी के लिए मैंने PMF IAS के नोट्स पढ़े थे, जो उनके काफ़ी अच्छे नोट्स हैं एंड उनसे प्रीलिम्स एज़ वेल एज़ मेंस दोनों के लिए काफ़ी हेल्प हो जाती है। कमिंग ऑन टू पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ये मैंने दोनों विज़न के जो करंट अफेयर विज़न विज़न के जो बुकलेट्स होते हैं, उनके रिसोर्सेज़ वाले, अगर आप उनके उस पे अपना अकाउंट बनाएँगे और लॉगिन करेंगे, तो दीज़ आर फ्री मटेरियल्स जो कि हमें वर्ल्ड हिस्ट्री और इसके लिए मिल गए थे, तो मैंने वो भी वहाँ से ही कवर किया था। मूविंग ऑन टू GS2, पॉलिटी स्पेसिफिकली मैंने लक्ष्मीकांत से पढ़ लिया था, तो मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो गई थी। इसके साथ तन्मय वशिष्ठ सर हैं, जिन्होंने अपने पॉलिटी के कुछ नोट्स अपलोड किए थे विद रिगार्ड्स टू वेरियस इश्यूज दैट आर देयर इन द पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। तो वो मुझे वहाँ से काफ़ी अच्छा मिल गया था और मैंने उनको भी अपने खुद के नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया था, जिससे मुझे एक बेसिक आइडिया लग गया था कि व्हाट आर द इश्यूज दैट आर देयर, व्हाट आर द सॉल्यूशंस एंड इन जनरल हाउ टू मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई थी। गवर्नेंस और वेलफेयर एक्सेट्रा के लिए सेकंड ARC काफ़ी रिकमेंड किया जाता है, तो इसके लिए भी टॉपर्स जो होते हैं उन्होंने कुछ नोट्स बना रखे थे, जो मैंने आवत सर है और ओजस्वी सर है, तो मैंने उनके नोट्स को ही पढ़ा। वहाँ पे गवर्नेंस की डेफिनेशन, सिटीजन चार्टर्स, आपका गवर्नेंस और सिविल सर्विसेज, इस तरह के जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं, वो उनके नोट्स में बखूबी कवर्ड थे और मैंने उन नोट्स को पढ़ा। उनमें मैंने करंट अफेयर्स को भी ऐड किया। फॉर एग्जांपल, जब मैं सिविल सर्विसेज का सेक्शन पढ़ रहा था, तो मैंने उसमें मिशन कर्मयोगी, जो कि नया इनिशिएटिव था, उसको ऐड किया। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स पे मैंने थोड़ा वर्क किया कि उसके नोट्स को मैंने और थोड़ा रिफाइन किया एंड बेसिस दैट मेरा गवर्नेंस वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया था। इसी के साथ बनता है IR, और IR के लिए मैंने 2 चीज़ें की। मैंने उसी समय मेंस 365 पिछले साल का जो विज़न का निकलता है, मैंने वो पढ़ा थोड़ा डिटेल में, और साथ ही साथ मैंने ओजस्वी सर के IR के नोट्स पढ़े, जिसमें उन्होंने बायलैटरल रिलेशंस और ग्रुपिंग्स एटसेट्रा के नोट्स काफ़ी रिफाइंड वे में, क्रिस्प वे में बना रखे थे। तो मैंने उनको भी स्टडी किया एंड अगर कुछ उसमें कमी थी तो मैंने उनको भी रिफाइन करके उसमें करंट अफेयर्स को ऐड किया। GS3 इज़ वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो कि थोड़ा-सा बड़ा है, तो उस पे मैंने उस पे आपको स्पेसिफिकली फ़ोकस करना पड़ता है। सो GS3 में मल्टीपल पोर्शंस होते हैं। आपका इकोनॉमी इज़ वन मेजर पोर्शन जो आपको कवर करना होता है। इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल सर के वीडियोज़ देखे थे, जो कि अवेलेबल रहते हैं। सो उनसे मुझे एक सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग आ गई थी। इकोनॉमी के लिए मैंने इकोनॉमिक सर्वे की समरीज़ भी पढ़ी, विज़न आइज़ की। अगेन व्हिच वाज़ वेरी हेल्पफुल बिकॉज़ उधर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे इस बार मेंस में। एंड उसके अलावा मैंने श्रीराम आईएएस की भी जो बुकलेट होती है, उसको पढ़ने की कोशिश की थी। तो जैसे ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब है, ये वहाँ से मैंने पढ़ा था। सो इन जनरल दिस वुड कवर मेरा इकोनॉमी फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। साथ ही साथ मैं आंसर राइटिंग कर ही रहा था अपनी डेली बेसिस पे, तो मैं इकोनॉमी के क्वेश्चंस को अटेंड करता था एंड जहाँ पे भी कुछ इशू होता था, मैं उस चीज़ को भी कोई और नया टॉपिक आता है तो मैं उसको वहाँ से पढ़ने की कोशिश करता था। सो इस तरह से जो इकोनॉमी का मेंस 365 होता है विज़न का, मैंने उसे भी पढ़ा। तो वहाँ से कुछ जैसे
रेलिवेंट इश्यूज होते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर के इश्यूज हो गए, आपके एनपीए के इश्यूज हो गए, मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज हो गए, या आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इश्यूज हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स एक्सेट्रा, इंडस्ट्रीज, वो सारी चीज़ें मैंने मेंस 365 एज वेल एज मृणाल सर की वीडियो, इन सब से एक बेसिक कंपाइलेशन बनाया और मैंने वहाँ के थ्रू ये कवर किया। मूविंग फॉरवर्ड, एनवायरनमेंट मैंने स्ट्रिक्टली शंकर राय से कवर किया था। वहाँ से मेरा प्रीलिम्स एज वेल एज मेरा मेंस दोनों ही कवर हो गया था। कमिंग टू साइंस एंड टेक के लिए भी मैंने विजन के जो टेस्ट्स होते हैं एज वेल एज जो पीटी 365 और मेंस 365 होता है, वहीं से कवर किया था। और इससे मेरा सफिशिएंटली आई वाज एबल टू आंसर द क्वेश्चंस दैट वाज देयर इन मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स। कमिंग स्पेसिफिकली टू GS4, तो GS4 भी मैंने जनवरी टू मार्च में कवर करने की कोशिश की थी, एंड थोड़ा लिमिटेड टाइम था तो इस बीच में उतना अच्छे से नहीं कर पाया था ये। सो जब डेट्स एक्सटेंड हो गई थी प्रीलिम्स की, तब आई वाज एबल टू फोकस मोर ऑन GS4। कमिंग टू GS4, आई हैड टू सी कि मुझे कहाँ से GS4 पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ पीपल सब्सक्राइब बुक्स सच एज लेक्सिकॉन एटसेट्रा, बट अगेन मेरे पास लिमिटेड समय था। So what I did was I read through Ojasvi sir's notes and I read through Abad sir's notes. मैंने इन दोनों नोट्स को कंबाइन किया टॉपिक वाइज। जो कुछ चीज़ें सिलेबस की मिसिंग थी मैंने उनको गूगल करके या अदर सेल्फ स्टडी सोर्सेज से ऐड किया, एंड देन आई मेड माई ओन कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स विच आई हैव शेयर्ड ऑन माई टेलीग्राम चैनल। इसमें what I did was I added my own life examples, I improved the definitions, I added more material such as जैसे आजकल काफ़ी सारे सवाल आते हैं what is the difference between this term and the other term, तो मैंने उस तरह के डिफरेंस वाली चीज़ों को भी कवर करने की कोशिश की अपने नोट्स में। एंड साथ ही साथ मैंने टॉपर्स के आंसर्स देखे, केस स्टडीज एज वेल एज जो पार्ट ए होता है, टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली एथिक्स हैज़ टू बी एड्रेस्ड, एंड बेसिस दैट मैंने एथिक्स को स्टडी किया। सो एथिक्स को पढ़ने के लिए मैंने कोई बुक का इस्तेमाल नहीं किया था, अगेन मैंने हेविली टॉपर सोर्सेज पे ही रिलाई किया था, और उनके आंसर्स देख के मैंने अपने आंसर प्रैक्टिस को भी चालू कर दिया था। आई कंटिन्यूड दिस इवन विद कन्वर्ट आयल्स, जहाँ पे मैं ऑलमोस्ट हफ्ते में 2-3 केस स्टडीज़ लिख देता था और खुद से तो इवैल्यूएट कर ही देता था, साथ ही साथ कन्वर्ट आयल से भी इवैल्यूएशन करा लेता था। सो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर GS 1, 2, 3, 4. Coming specifically to my strategy for optional, so March tak I was able to finish my optional in general, as in I was able to finish my classes, which got ended in somewhere mid February. Now, optional ka strategy was simple. Uh, I used to attend the lectures जो sir कराते थे. I used to make handwritten notes. Now I knew that handwritten notes थोड़े bulky हो जाते हैं, and you need crisp notes to revise. So साथ ही साथ what I also used to do on a daily basis, I used to read these notes, add from other sources, other books, for example, Nitin Sangwan, Sociology, and specific chapters from Harlambos and Harlambos, which is again a very important book for sociology. तो यहाँ से मैं कुछ चीज़ें पढ़ता था और उनको अपने उस दिन के नोट्स में ऐड करता था, and then I used to type it out in my online notes in a crisp format. I did this exercise for at least 5 months, and that helped me made very crisp online notes for sociology. इससे मुझे 2 चीज़ें हुई। पहली चीज़ कि यदि अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं होता, सो आई वुड बी एबल टू रिवाइज देम वेल, बिकॉज नाउ आई हैड शॉर्ट ऑनलाइन नोट्स जिसको मैं एडिट कर सकता हूँ, जिसमें मैं करंट अफेयर्स डाल सकता हूँ अगर मुझे आगे अटेम्प्ट्स में जाने की ज़रूरत है तो। एंड देन एक्सेसिबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी मेरे लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैड टू सर्च अ पर्टिकुलर स्कॉलर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सोशोलॉजी में, तो मैं उसमें जाके उनको सर्च करता था, एंड आई वाज एबल टू रिकॉल दैट दिस इज अ पर्टिकुलर सेक्शन। या अगर मुझे लेट्स से मैरिज का सेक्शन पढ़ना है या फैमिली का सेक्शन पढ़ना है, तो वो भी मैं काफ़ी आसानी से कर लेता था। किसी ने मुझसे भी शायद सवाल पूछा था कि मैंने सोशोलॉजी क्यों लिया था, या हाउ शुड यू चूज एन ऑप्शनल। चूजिंग एन ऑप्शनल हैज़ मल्टीपल पैरामीटर्स। पहला इज़ योर ओन इंटरेस्ट, राइट, कि अगर आपको खुद इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या अगर आपको खुद लगता है कि आपकी प्रोफिशिएंसी नहीं रहेगी, तो आपको उस ऑप्शनल को अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सम ऑप्शनल्स विच आर वेरी टेक्निकल इन नेचर, तो अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है तो यू शुड टिपिकली अवॉइड देम। कुछ ऑप्शनल्स हैं जहाँ पे इट रिक्वायर्स यू टू बी वेरी प्रोफिशिएंट इन आंसर राइटिंग, एंड ह्यूमैनिटीज़ के ऑप्शनल्स आर टिपिकली वन ऑफ देम। तो फॉर एग्जाम्पल, सोशोलॉजी में आपका आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
the way you answer it, the way you present your answer, all of that becomes very important. और इसलिए आपको थोड़ा सा, you should be prepared to practice more on the answer writing aspects. If you're prepared for that, you can go for such optionals. At the same time, आपको ये भी देखना होता है कि आपके पास टाइम कितना है. जैसे फॉर एग्जांपल टाइम वाज अ वेरी बिग पैरामीटर फॉर मी. सो आई न्यू दैट मेरे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कवर करने के लिए इतना समय नहीं था, which is why I went for optional sociology, because sociology मैंने थोड़ा पढ़ रखा था कॉलेज के समय पे, although obviously it wasn't to the level of UPSC CSE exam, but still I knew that I had a general interest, and एक general awareness थी मुझे sociology की, and I knew that my interests laid in sociology, so इसलिए मैंने sociology optional को join किया. Moving forward, what I also used to do was to analyze PYQ questions from sociology. So for example, अगर आज एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया गया है, तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के लिए मैं PYQ देखता था कि इसमें क्या क्या सवाल आए हुए हैं, एंड फिर मैं देखता था कि क्या ये सवालों के आंसर्स मेरे जो भी मैंने नोट्स बनाए उससे कवर हो जाएंगे या नहीं होंगे. यदि उससे कवर नहीं होते थे, तो मैं उनको किसी और सोर्सेज से या उस बुक से, कोई भी और बुक अगर मुझे मिलती थी, तो मैं उनको वहाँ से कवर करने की कोशिश करता था. इसके अलावा मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे PYQ के लिए स्पेसिफिकली. मैंने एक इंटीग्रेटेड नोट्स बनाए थे अपने ऑनलाइन, और उसी में मैं PYQ रिलेटेड कोई अगर सब्जेक्ट या टॉपिक रहता था सोशोलॉजी का, तो मैं उसमें ऐड कर लेता था. सोशोलॉजी में मेरे 243 मार्क्स आए थे. दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट. पहले पेपर में मेरे 119 थे, दूसरे पेपर में मेरे 125 थे, 125 124. सो आंसर राइटिंग के लिए सोशोलॉजी, एज आई सेड, वेरी इंपॉर्टेंट. सो उसके लिए हमारे वीकली असाइनमेंट्स होते थे हमारी कोचिंग में, आई स्कूल में, जहाँ पे आई यूज टू राइट दीज असाइनमेंट्स कंसिस्टेंटली. वहाँ पे मुझे फीडबैक मिलता था, एंड आई यूज टू इम्प्रूव अपॉन दैट फीडबैक. कभी कभी मैंने खुद से भी एनालाइज किया, सेल्फ चेकिंग भी की. टॉपर्स के, जैसे मैंने आपको बताया, तो विजन के प्लेटफॉर्म पे भी कई सारे सोशोलॉजी के टॉपर्स के आंसर कॉपीज हैं. तो मैंने वहाँ से भी कई सारे आंसर्स लिखे और उनको सेल्फ इवेल्युएशन किया बेस्ड ऑन द आंसर्स ऑफ द टॉपर्स इटसेल्फ. मूविंग फॉरवर्ड, मैंने जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया, तो फिर मैंने उधर भी एक आंसर राइटिंग पैकेज लिया था, जिसमें मैंने कम से कम 10 से 12 टेस्ट लिखे सोशोलॉजी के, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट and helped me practice according to the UPSC standards. I think this was with regards to optional. Answer writing for optional में कुछ चीज़ आपको ध्यान देनी होती है. पहला, there are some definitions जो आपको पढ़नी है, there are scholars जो आपको पढ़ने हैं और आपको mention करने हैं scholars. You have to create interlinkage between paper 1 and paper 2. So ऐसा नहीं है कि आप पेपर 1 में सिर्फ पेपर 1 के स्कॉलर्स डाल रहे हैं या पेपर 2 के चीज़ों को मिस कर रहे हैं. आप जितना अच्छे से इंटीग्रेट कर पाएंगे, आप जितना अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते समय ही आपको यूज़ करना है कि फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन फैमिली, राइट, इन पेपर 1, और उधर से आप पेपर 2 के किसी थिंकर का पर्सपेक्टिव डाल सकते हैं पेपर 1 के आंसर में. आई थिंक दैट रियली हेल्प्स इन इम्प्रूविंग योर मार्क्स and in improving your answer quality. So do an integrated preparation, mention scholars, bring out different perspectives in your answers, right? As many perspectives as you might be able to bring in your answers, उतना अच्छा हो पाता है, right? और आप उतने अच्छे से अपने आंसर की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं. पेपर 2 में अगेन इट्स वेरी करंट अफेयर्स बेस्ड, तो उधर आंसर राइटिंग के लिए आपको इंश्योर करना है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए करंट अफेयर्स की, एंड आप चीज़ों को वेरियस डिमेंशंस में एनालाइज कर पाए. सो फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसे डिमेंशंस होते थे सोशोलॉजी में, जैसे मैं अगर किसी चीज़ को डिस्कस करना चाहूँ, तो मैं उसको फेमिनिस्ट स्टैंड से डिस्कस कर सकता हूँ, मैं उसको मार्क्सिस्ट स्टैंड से भी डिस्कस कर सकता हूँ, मैं उसको फंक्शनलिस्ट स्टैंड से भी डिस्कस कर सकता हूँ, एंड आई कैन बी ब्रिंग इन स्कॉलर्स इन ऑल ऑफ दीज डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. तो इस हिसाब से मैं एक स्टैंड नहीं, मैंने मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एक आंसर के डिस्कस कर लिए हैं, और उसी के हिसाब से मेरा आंसर काफ़ी डाइवर्स और रिच हो जाता है, राइट. मैं पेपर 1 की भी एस्पेक्ट्स ला सकता हूँ अपने पेपर 2 में, राइट, कि सर्टन थिंकर सेड दिस, एंड बिकॉज ऑफ विच अगर हम देखें तो करंट अफेयर्स में आज ये चीज़ हो रही है, सो इट एक्चुअली वैलिडेट्स हिज पॉइंट, और वाइस वर्सा इट रेफ्यूट्स हिज पॉइंट, राइट. तो जब आप इस तरह का लिंकेज करते हैं, तो एन एग्जामिनर इज इम्प्रेस्ड, जिसकी वजह से आपके नंबर्स में भी इम्प्रूवमेंट आता है. So this was my strategy for optional in general, optional notes, etc. It's very important
कि आप ऑप्शनल की तैयारी अच्छे से करें, बिकॉज ऑप्शनल का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन रहता है, इधर आप जीएस से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। और इसलिए मेरा जो फोकस था, मैंने अक्टूबर से लेकर मार्च तक प्रॉपरली अपने ऑप्शनल को ही दिया। साथ ही साथ कुछ टॉपर्स थे, जैसे तुषारांशु सर हैं, नेहा भोसले मैम हैं, इन सब के नोट्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन। तो मैंने उनके नोट्स में से भी कुछ चीज़ें जो मेरे में मिसिंग थी, मैंने उनको अपने ऑनलाइन नोट्स में इंटीग्रेट किया, एंड देन बेस्ड ऑन दैट I got my own comprehensive notes, which you can refer to on my Telegram channel, Shivam Chandra. आप सर्च कर सकते हैं सर। Moving on to my April to June strategy. Actually, April to June strategy was mostly an extension of Jan to March, right? तो Jan to March में मैं साथ ही साथ अपनी बेसिक बुक्स रिवाइज कर रहा था रिविजन डॉक्यूमेंट के थ्रू, जो कि मैंने आपको पहले बताया, एंड दिस बेसिकली कंटिन्यूड इन अप्रैल टू जून। मैंने एथिक्स को थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया, जो कि मैं लास्ट वाले बैच स्लॉट में नहीं कवर कर पाया था। मैंने आंसर राइटिंग अपना कंटिन्यू रखा कन्वर्ट आईएएस के थ्रू, एंड साथ ही साथ मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस चालू किया हिस्ट्री का। So for example, we all know that history is one particular area जहाँ पे it's said that आप कितना भी पढ़ लें, it's not really helpful. But मैंने जहाँ से भी हिस्ट्री को कवर किया, मैं अभी आपको बताऊंगा, एंड मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस किया। बेस्ड ऑन दैट जो 20 क्वेश्चंस आए थे मेरे ईयर के प्रीलिम्स में, आई वाज एबल टू अटेम्प्ट ऑल दोज 20 क्वेश्चंस, एंड somewhere I think I got around 15 to 16 of them correct, which is why I was able to get a score of 108 in my GS1 in my first attempt itself. So basis that GS history के लिए what I did was modern history I covered from Spectrum itself, and मैंने revision अवध सर के डॉक्यूमेंट से किया। एंशिएंट और मिडीवल के लिए स्पेसिफिकली मैंने ओजस्वी सर के ऑनलाइन नोट्स लिए, और उन ऑनलाइन नोट्स को मैंने सप्लीमेंट किया एनसीईआरटीज पढ़ के। तो मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ी थी, नई एनसीईआरटीज को मैंने रफली एक बार आई जस्ट स्किम्ड थ्रू देम, मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लिया था। आई रियलाइज कि मोस्ट ऑफ माई थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड इन दी ऑनलाइन नोट्स एज वेल एज इन ओल्ड एनसीईआरटी। तो मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली नई एनसीईआरटीज को नहीं पढ़ा था, और ओल्ड एनसीईआरटी से जो कुछ भी इंपॉर्टेंट रेलेवेंट चीज़ें थी मैंने उनको अपने ऑनलाइन नोट्स में ही इंटीग्रेट कर लिया था। सो मिडीवल में फॉर एग्जांपल वी हैव द सल्तनत, वी हैव द मुगल्स, ऑल ऑफ दोज थिंग्स हैव बीन कवर्ड इन एक्सट्रीम डिटेल। जो भी टर्म्स होते हैं मिडीवल के जो पूछे जाते हैं उनको भी कवर कर रखा है नोट्स में, एंड साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर के जो एलिमेंट्स होते हैं विच आर देयर इन एवरी एम्पायर, राइट। सो फॉर एग्जांपल आपका आर्किटेक्चर हो गया, पेंटिंग्स हो गई, उनको भी इंटीग्रेटेड वे में मेरे हिस्ट्री के मिडीवल एज वेल एज एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स में वो कवर्ड है। एंड इधर से कई सारे सवाल ऐसे उठ के आए विच आई वाज एबल टू आंसर डायरेक्टली इन प्रीलिम्स, एंड दैट वाज वेरी हेल्पफुल। Moving forward, PYQ analysis. So how I used to do my PYQ analysis was, this was something that one of my friends told me. So I used to go back, मैंने 2000 से लेके 2015 तक का PYQ analysis किया हुआ था, and I did this specifically for sociology, जैसा मैंने आपको बताया, and I did this for history. So मैं history जाता था, history के मैंने सवाल देखे, I saw all the options that were available. सो उन ऑप्शंस के मैंने नोट्स बना रखे थे अपने पीडीएफ में। सो फॉर एग्जांपल आई हैड वन ऑफ द पीडीएफ्स ऑफ दिशा पब्लिकेशन, और यू कैन आल्सो गेट द बुक, एंड आप उसमें ही आप नोट्स बना सकते हैं ऑफ द वेरियस ऑप्शंस दैट आर देयर। तो फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में मे बी आंसर ए इज करेक्ट, सो नाउ यू नो दैट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, बट आपको बाकी 3 ऑप्शंस को भी एनालाइज करना है, तो आप उन 3 ऑप्शंस पे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, राइट। एंड यूपीएससी ने इस बार ऐसा किया था कि यूपीएससी ने एक्चुअली 1970s या 1980 से कुछ क्वेश्चंस थे जहाँ से चीज़ों के ऑप्शंस को उन्होंने इस बार उस पर क्वेश्चंस बना दिए थे। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप इस तरह का एनालिसिस करें। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी बैक डेट करके जाना चाहते हैं। मैंने सिर्फ 2000 तक किया था, उधर से कुछ क्वेश्चंस निकल के आए थे। कई लोग और पुराने एनालिसिस भी करते हैं 1970s 1980s। टिपिकली आप ये चीज़ एक ग्रुप में कर सकते हैं ताकि आपका समय कम जाए, एंड बेसिस दैट आई थिंक आपका हिस्ट्री भी एक अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। मूविंग स्पेसिफिकली टू द स्लॉट ऑफ जुलाई टू अक्टूबर, now this was a slot that was specifically to be given for prelims, and prelims की कई 2-3 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला आपका हो गया करंट अफेयर्स पढ़ना है, आपको बेसिक बुक्स के रिवीजन करने हैं, और आपको कई सारे टेस्ट्स भी देने हैं। सो रिविजन, आई वाज अगेन बेसिक बुक्स का रिविजन आई वाज डूइंग,
मैंने एक स्ट्रैटेजी बना रखी थी, जैसे आपको बताया, उस रिविजन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आई केप्ट ऑन रिवाइजिंग देम। कुछ नया आ रहा था, सो मैंने एनालिसिस भी किया उनका, एंड देन आई एडेड देम टू माय नोट्स। करंट अफेयर्स के लिए मेरा बेसिक मटेरियल वाज पीटी 365, जिसको मैंने पढ़ा। साथ ही साथ मैं न्यूज़पेपर पढ़ ही रहा था, एंड देन मैंने आईएएस पार्लियामेंट के कुछ सारे कुछ नोट्स होते हैं जो प्रीलिम्स के लिए आते हैं, फॉर एग्जांपल इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स या स्पीशीज एनवायरनमेंट में, मैंने उनको भी पढ़ा वहाँ से। आई kept my sources for current affairs limited, जैसा मैंने आपको बताया, because current affairs is a huge section and you can get lost in the resources that are available. So you have to be very sure of limited resources ताकि आप अपना समय, कीमती समय वेस्ट ना करें. And then a very important aspect of prelims was tests. So I gave around 59 to 60 tests, जिसमें sectional as well as आपका full length involved रहता है. And there was a strategy in which I used to attempt these tests. So घर पे what I used to do, I used to sit for around 2 hours, जितने का होता था test. My aim was to finish the test in 1 hour at least, 1.5 hours, or at least 1 and 45 minutes, 1 hour 45 minutes, because exam में जाके in pressure that would then take 2 hours. So I used to take my exams in a cycle of 4 rounds. I think this is a procedure that most of toppers follow. So पहले round में I used to take a blue pen and I used to go through all the questions, and I used to answer only those questions which I knew with certainty, जहाँ पे मुझे आंसर पता था कि ये आंसर आई एम प्रिटी श्योर कि यही आंसर है, तो मैं उनको आंसर करता था, अपने ब्लू पेन से मैं उस ओएमआर को भरता था। एंड आई ऑल्सो यूज टू मार्क इस फर्स्ट राउंड में कि कौन से क्वेश्चंस हैं जिसमें 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं जिसमें 1 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है, और कौन से ऑप्शंस हैं जिसमें मुझे बिल्कुल ही कुछ एलिमिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो फॉर एग्जांपल, when I am reading through the first round, if I know that I know a particular answer, मैं उसको OMR में mark कर देता था, and I used to cross it out on the question paper. Then if there was a particular question जहाँ पे 2 answers eliminate हो रहे हैं, 2 options eliminate हो रहे हैं, मैं उसको circle कर देता था, but I did not attempt it yet. फिर अगर कोई क्वेश्चन था जिसमें मेरे 1 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, तो मैं उसमें आई यूज टू हैश मार्क इट, या फिर स्टार मार्क कर देता था मैं उसको। एंड देन देयर वर क्वेश्चंस जहाँ पे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो आई यूज टू लीव देम ब्लैंक. Once I went through this first round, it used to take me around 1 hour 10 minutes, and basis that I saw that around 40 to 45 questions I was able to attempt. And फिर मैं second round अपना start करता था. I used to attempt the second round with a red pen. एंड देन मैंने जो भी मैंने सर्कल कर रखे थे, सेकेंड राउंड वॉज फॉर दोस्त जहाँ पे मैंने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर लिए थे, बट 2 ऑप्शंस तब भी बचे थे, एंड आई यूज टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस इन द सेकेंड राउंड. सो आई यूज टू यूज लॉजिक, या कोई भी लॉजिक मुझे समझ में आता था, या कोई भी और कोई इन्फॉर्मेशन जो मुझे याद आ रही थी, उसके बेसिस पे मैं एलिमिनेशन करता था, एंड आई यूज टू अराइव एट वन आंसर, एंड जिसको मैं फाइनली अपने OMR में रेड पेन से भर देता था. सिमिलरली इन द थर्ड राउंड आई यूज टू अटेम्प्ट स्टार मार्क्स वाले क्वेश्चंस, जहाँ पे सिर्फ 1 एलिमिनेट हो रहा था, तो उन तीनों में से मैं कुछ एलिमिनेशन करके एक फाइनल आंसर पे आता था. एंड देन फाइनल राउंड वुड बी फॉर दोस्त जहाँ पे मुझे बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं था, बट आई हैड टू अटेम्प्ट और मेक गेसेस, राइट. सो यदि आप देखेंगे, सो 40 टू 45 क्वेश्चंस तो आपको श्योरिटी से आते हैं प्रीलिम्स में, बट बाकी लेट्स से 30, 40, 50 क्वेश्चंस जो होते हैं, वो आपको कुछ कुछ पार्शियल ही आ रहे होते हैं, तो उधर आपको गेसेस, इंटेलिजेंट गेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई यूज डिफरेंट पेन्स बिकॉज जब मैं वापस अपना आंसर चेक करता था, आई यूज टू सी माई एक्यूरेसी रेशियो इन ऑल ऑफ दीज 4 राउंड्स. सो आपको इंश्योर करना है कि फर्स्ट राउंड में आप एटलीस्ट 90% का एक्यूरेसी रखें, सेकेंड राउंड में आप एटलीस्ट 50% का एक्यूरेसी रखें, थर्ड राउंड में एटलीस्ट 30% का एक्यूरेसी रखें, एंड फोर्थ राउंड में एटलीस्ट आप 25% का एक्यूरेसी तो रखें. एंड आई सॉ दैट आई वॉज एबल टू हैव more than these minimum accuracy ratios, which is why I did the same strategy. So in the final exam, I tried to follow the same strategy, and मेरे अराउंड मैंने 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 66 क्वेश्चन सही निकल गए थे. So for me that strategy worked, and I realized that this strategy is a good strategy which can be followed. And इससे आपके प्रीलिम्स में आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आई थिंक ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा. Moving on from the prelims related aspect, I think prelims में एक और important aspect आता है CSAT. Yes.
सो आज सीसैट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, बी इट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या किसी बैकग्राउंड से, उनको सीसैट में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। सीसैट के लिए स्पेसिफिकली मैंने कोई स्पेसिफिक बुक्स नहीं पढ़ी थी। मैंने सिर्फ 2015 से लेके 2020 तक के पेपर्स लगाए थे सीसैट के, यूपीएससी के ही, एंड आई वाज एबल टू गेट अ गुड स्कोर, सो आई वाज कंफर्टेबल देयर। मैंने कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे रेशियो प्रोपोर्शन हो गए, या कुछ और टॉपिक्स होते हैं, टाइम वर्क या कैलेंडर, टाइम क्लॉक, सो इन सबको मैंने गूगल करके प्रैक्टिस कर लिए थे इनके क्वेश्चंस, एंड आई मेड सम फॉर्मूलाज जिससे आई वुड बी एबल टू अटेम्प्ट देम इन द फाइनल एग्जाम, एंड विच वॉज वेरी हेल्पफुल। यदि आप चाहे, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप कई सारी बुक्स ले सकते हैं विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। बस आप इंश्योर करिए कि उसको प्रैक्टिस करिए, मैथ्स वाला पोर्शन स्पेसिफिकली। इंग्लिश वाला पोर्शन अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली आई वाज मोर कॉन्फिडेंट ऑन माय इंग्लिश वाला पार्ट, एंड आई थिंक वहाँ पे मेरा एक्यूरेसी रेशियो काफ़ी अच्छा रहता था, सो आई यूज्ड टू अटेम्प्ट माय इंग्लिश पोर्शन एज वेल। मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि पहले के 1 घंटे या सवा घंटे आई यूज्ड टू अटेम्प्ट सारे मैथ्स वाले क्वेश्चन या रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, एंड देन द नेक्स्ट 30 मिनट्स 45 मिनट्स आई यूज्ड टू अटेम्प्ट जो भी कॉम्प्रिहेंशन वाले इंग्लिश वाले क्वेश्चंस होते थे। मूविंग फॉरवर्ड टू पोस्ट प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी, सो इट टुक मी अराउंड अ मंथ एंड अ हाफ, जिसमें मैंने अपने ऑप्शनल के जो भी टॉपिक्स हैं उनको कवर किया, अपने टेस्ट दिए, एंड मूविंग फ्रॉम देयर उसके बाद मैंने अपना जीएस स्टार्ट किया। साथ ही साथ आई वाज रीडिंग एथिक्स, एंड एथिक्स के भी टेस्ट मैंने, सो फॉर एग्जांपल आंसर राइटिंग के लिए मैंने एमजीपी फोरम का ज्वाइन किया, जिसमें एसे एज वेल एज आंसर राइटिंग फॉर जीएस दोनों इन्वॉल्व रहता है। एंड आई यूज टू स्टडी, एंड देन आई यूज टू गिव माई टेस्ट इन अ 3 आवर जो भी प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है यूपीएससी फॉर्मेट में। I used to write those tests. One general guidance regarding answer writing is that you have to ensure that you attempt all the questions in the final exam, and you have to ensure कि आपका पेपर ना छूटे। So इसके लिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा। So for example, I used to write my answers जब मैं 3 घंटे में लिखता था, in blocks of 5 questions। तो पहले मैं टॉप 5 मैं 10 नंबर में वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता था जो मुझे बेस्ट आते थे। उसके बाद मैं 15 मार्कर पे पहुंच जाता था, और वहाँ पे जो मुझे बेस्ट 5 आते थे वो अटेम्प्ट करता था। देन बाकी रिमेनिंग 15 मार्कर्स अटेम्प्ट करता था, एंड देन मेरे पास अराउंड 20-25 मिनट्स होते थे जिसमें मैं बाकी बचे हुए 10 मार्कर्स या 10 मार्कर्स उनको अटेम्प्ट करता था। आई थिंक व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इन आंसर राइटिंग अगेन इज दैट आप फैक्ट्स थोड़ा यूज़ करिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होते हैं। साथ ही साथ आप थोड़े एग्जाम्पल्स या केस स्टडीज़ को यूज़ कर सकते हैं, एंड आप डायग्राम्स बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ज्योग्राफी में कई सारे डायग्राम्स बनाए थे, मैंने साइंस एंड टेक के लिए कुछ डायग्राम्स प्रिपेयर कर रखे थे, एंड आई हैव प्रिपेयर्ड दैट रिपोजिटरी व्हिच आई हैव शेयर्ड ऑन माय टेलीग्राम चैनल, एंड आप उसको देख सकते हैं व्हेन इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। Coming specifically to my personality test, the personality test का जब कॉल आया तो I had one month entirely for my preparation. So, and what's important, and this has been told by many toppers and seniors alike, that आपको अपने DAF पे काफ़ी वर्क करना होता है। तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भराया जाता है आपसे जब आपका मेंस क्वालिफाई हो जाता है। उसमें आप अपनी स्कूल की इन्फॉर्मेशन, कॉलेज की इन्फॉर्मेशन, द पोजीशंस दैट यू हैव हेल्ड, एज वेल एज कुछ भी हॉबीज़ हैं आपकी, उन सबको आप मेंशन करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप इन सब चीज़ों पे प्रिपेयर करके रखें अपने खुद के नोट्स, कि आपका स्कूल, आपके नाम की क्या मीनिंग है, आपके हॉबीज़ के बारे में, एज वेल एज एनी अदर पोजीशंस दैट यू हैव हेल्ड। सो उन सब के बारे में आप एक नोट्स बना के रखें, बिकॉज मोस्टली आपके क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स की अवेयरनेस होनी चाहिए, तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, और उन न्यूज़पेपर्स के थ्रू जो भी कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं या कुछ भी चीज़ें जो करंट न्यूज़ में, सो फॉर एग्जांपल यूक्रेन रशिया वॉर was something that was in news, so हमने उस पे काफ़ी प्रिपेयर किया। So those are some things that you can do, and then you can do mock interviews with various coachings or other foundations that are available, and that will help you set you up for the final interview. So मैंने इसके थ्रू प्रिपेयर किया था, and that got me a score of 190 in the interview, जिसकी वजह से I was able to get this selection. Some questions that I found were there in the chat box were general motivation and how to avoid distraction. So what I did was मैंने social media अपना पूरा बंद कर दिया था. WhatsApp I use rarely, and that was on a different number.
आई यूज टू यूज टेलीग्राम बिकॉज वहाँ पर रिसोर्सेज आते थे. इंस्टाग्राम, फेसबुक आई डीएक्टिवेटेड. I also ensured that I used to meditate in the morning. I also saw that मेरी जो hobbies हैं, for example, running or even playing badminton, I kept that. And I had my friends जिनसे मैं बात करता था in general whenever I used to feel low or What's important is that this particular journey of UPSC, it's a long one. Even अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी है तो आप देखेंगे आपका 1 से 1.5 साल या 2 साल तो जा ही रहा है. You have to ensure that you keep this motivation up, right? So you need to have good people around you जिनसे आप बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. Feeling low or feeling down in this entire preparation journey is obvious, and that happens with everybody, including toppers. But what's important is that you're able to bounce back. आप जो है वापस आए, वापस आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें. And this is what has helped me, and this is how I've been able to go through this examination. I think this covers up my strategy. I'd like to open this forum for further questions. Do you have any further questions? I'd like to answer that. आप chat box में लिख सकते हैं, and I'll try to answer them. मेरे प्रीलिम्स में GS1 में 108 मार्क्स थे, एंड मेरे GS2 जनरल CSAT में मेरे 92 मार्क्स थे. जैसे कि मैंने बताया कि मैंने टॉपर्स में अगेन क्योंकि मुझे लिमिटेड सोर्सेज रखने थे तो मैंने ओजस्वी सर, साथ ही साथ मैंने अवध सर के नोट्स को फॉलो किया था. पॉलिटी के लिए मैंने तन्मय वशिष्ठ सर हैं, उनके नोट्स को फॉलो किया था. उनका खुद का कोरा ब्लॉग है तो वहाँ से भी वो नोट्स ले सकते हैं. मैंने इन सारे नोट्स को अपने खुद के टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखे हैं, तो अगर आप चाहें तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. Why sociology over anthropology? Yes, so anthropology मैं ऑलमोस्ट लेने वाला था, बट sociology one because sociology मैंने पहले कर रखा था कॉलेज में. Then I saw sociology में मुझे एक जनरल इंटरेस्ट आया. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्योंकि ये कर रखा था, एंड बिकॉज देयर वर मोर कन्वर्जेंसेस ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर GS टॉपिक्स. For example, you have economic aspect as well, you have political aspect as well. So I think that was something that helped me with choosing sociology over anthropology. Also, again, एक initial screening पे मुझे ये दिखा कि anthropology में you have to learn case studies, and you have to go with certain technical terms as well, technical jargons जो मेरे लिए थोड़ा difficult होता, and which is why I found sociology better than anthropology. For maintaining consistency, again, the important thing is that you need to have a plan. And once you have a plan, you know that this is something that you have to achieve. If you're following that plan, obviously there would be distractions and you might fall out of that plan. But what's important is to go back to that plan every time you fall out of it. So आप हो सकता है आप एक दिन डिस्ट्रैक्टेड रहो, आप 2 दिन डिस्ट्रैक्टेड रहो, बट अगर आप लॉन्ग पिक्चर देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि आपका एग्जाम सर्टन दिन में है. एंड अगर आप इससे ज़्यादा कोई पर्टिकुलर ब्रेक लेते हैं या डिस्ट्रैक्ट होते हैं, देन इन दैट केस आपका वो प्लान ही पूरा अचीव नहीं होगा, इन विच केस आपका जो एग्जाम है दैट इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसके लिए अपने प्लान को रेफर करें. साथ ही साथ आप अपने जो दोस्त हैं उनसे बात करें. आप अगर वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपकी फैमिली है, उन सब चीज़ों से भी आप मोटिवेट हो सकते हैं. एक चीज़ जो मेरी एक फ्रेंड ने बताई थी, वो आई यूज्ड टू डू दैट इज टू राइट टेस्ट्स ऑल्सो. सो अगर टेस्ट में आपके स्कोर्स में कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स यू बिल्ड अ मोटिवेशन दैट दिस इज अ पर्टिकुलर एरिया दैट यू नीड टू वर्क ऑन, बिकॉज लेट्स से यू आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स राइट इन अ पर्टिकुलर टेस्ट. So that would help you motivate you towards working towards achieving that plan. And I think वहाँ से आपकी consistency आ जाती है. Consistency is an endeavor in general, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, आप कोशिश करते रहिए, and that is what this exam is all about, right? I understand, yes, time management during coaching hours is a problem, which is why I did not go for any coachings for GS. I specifically went for coaching in sociology, but again, initially I used to watch live lectures, then I shifted to recorded lectures, जो कि मेरे खुद की flexibility पे होता था, and then I used to run them at, let's say, 1.5x या 2x की speed पे.
सो जिससे मेरा टाइम भी सेव होता था, एंड एट द सेम टाइम इफ आई वांटेड टू गो बैक और मूव फॉरवर्ड विद रिगार्ड टू एनी अदर थिंग, तो मेरा समय बचता था, एंड देन आई वुड बी एबल टू यूज दैट टाइम फॉर इन अदर प्लेसेस एज वेल। फॉर एग्जांपल मैं आंसर राइटिंग पे फोकस कर सकता था, या फिर मैं अपने नोट मेकिंग पे थोड़ा फोकस कर सकता था। सो आई थिंक सेल्फ स्टडी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अगर आप कोचिंग की भी जा रहे हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए आपको टाइम निकालना बहुत आवश्यक है, तो यू शुड ट्राई दैट। हाउ टू इंक्रीज स्पीड इन आंसर राइटिंग? अगेन, इनिशियली जब आप पहला आंसर लिखेंगे, मैंने भी लिखा था, तो मुझे 15 से 20 मिनट लगते थे एक 10 मार्कर लिखने में, बट इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो जब आप आगे जाके प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आप ना टाइमर लगा सकते हैं। मैं फ़ोन में टाइमर लगाता था, स्टॉप वॉच। पहले मैंने 10 मिनट, एंड यू आप पहले बार में ही कोशिश नहीं करेंगे कि आप 7 मिनट में लिखने लगें। आप टाइम को धीरे-धीरे रिड्यूस कीजिए। तो अगर आप पहली बार में 15 मिनट में लिख रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट टाइम ना आप 14 मिनट या 13 मिनट का टाइमर लगाएँ। उसके बाद आप 10 मिनट, 11 मिनट का टाइमर लगाएँ, फिर आप 8 मिनट का टाइमर लगाएँ। आई थिंक इस तरह से ग्रेजुअली करते-करते आप अपने टाइम लिमिट पे आ जाएँगे, व्हिच इज़ लेट्स से 7 मिनट्स फॉर अ 10 मार्कर, एंड अराउंड 9 मिनट, 10 मिनट फॉर अ 15 मार्कर। सो यू हैव टू वर्क ऑन इट ग्रेजुअली। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप डेली आंसर्स लिखें, एंड उसको टाइमर के साथ लिखें। ऑल्सो जैसे-जैसे आपका कंटेंट आप जैसे-जैसे पढ़ते रहेंगे, आपके दिमाग में कंटेंट आता रहेगा, तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। तो आपको हर आंसर में इतना सोचना नहीं पड़ेगा जितना आपको इनिशियली सोचना पड़ता था। ठीक है? तो ग्रेजुअली अपने आप से ही आपकी आंसर राइटिंग की वो इम्प्रूव हो जाएगी। मेंस पीवाईक्यू के क्वेश्चंस येस, जो थीम वाइज़ थे वो मैंने मृणाल सर की वेबसाइट से देखे थे। सो वहाँ पे उन्होंने अपलोड कर रखा है कि किस पर्टिकुलर कोर्स में किस पर्टिकुलर चैप्टर या थीम से कितने क्वेश्चंस आए हैं, क्या वेटेज रहा है। सो आई यूज्ड टू सी ऑल ऑफ दैट, एंड बेसिस दैट मुझे रिलेटिव इम्पोर्टेंस पता चला, एंड मैंने ये भी देखा कि मैंने सही से किया हुआ है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को या नहीं। और अगर वो मिसिंग था तो देन बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस इटसेल्फ मैं कहीं और से उसको रिसर्च करता था। ऑल यू हैव टू डू इज write that particular topic, add UPSC and Google search, and you'll find a lot of resources. Select one resource, study it, and that should be helpful. न्यूज़पेपर के नोट्स मैंने नहीं बनाए थे। जैसा कि मैंने बताया, मैं करंट अफेयर्स मैगजीन्स एक्सेट्रा पे काफ़ी रिलाई कर रहा था। न्यूज़पेपर से मैं रीड कर रहा था, एंड आई यूज्ड टू इंटरनलाइज इट ओवर टाइम। इट हेल्प्ड मी डेवलप अ क्रिटिकल थिंकिंग एंड दैट एप्टीट्यूड, जिसकी बेसिस पे आई कुड फाइनली आंसर द क्वेश्चंस एक्सेट्रा। सीसैट मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपको बैकग्राउंड बनाना है तो यू कैन टेक वन पर्टिकुलर बुक। अरिहंत एक्सेट्रा की बुक्स आती हैं। मैंने कोई बुक नहीं की थी तो आई डोंट नो, बट अ लॉट ऑफ पीपल गो फॉर दीज बुक्स। कई सारे यूट्यूब पे कई सारे वीडियोज एक्सेट्रा है विच माइट हेल्प यू विद रिगार्ड टू स्पेसिफिक पर्टिकुलर टॉपिक्स जहाँ पे आपको कमी हो रही हो। व्हेन टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, दिस इज समथिंग जो मुझे भी था अप्रीहेंशन। मैंने बताया कि मैंने जनवरी में स्टार्ट की थी। सो जब मैंने बेसिक बुक्स पढ़ ली थी, उसके बाद मैंने अपनी आंसर राइटिंग 3 महीने के बाद ही चालू कर दी थी। सो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। पीवाईक्यू के सॉल्यूशन मेंस के कहाँ से चेक करें? सो आई डिड नॉट गो फॉर एनी मेंस पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस। आप आई एम नॉट श्योर, बट मे बी आप जीएस स्कोर एक्सेट्रा के वो देख सकते हैं। कई सारे कोचिंग्स आजकल अपने सॉल्यूशंस निकालते हैं। सो मे बी यू कुड रेफर देम। आई डिडंट रेफर देम, सो आई एम नॉट श्योर रियली। वैल्यू एडिशन के लिए विजन के जो मैंने आपको बताया कि कई सारे मटेरियल और रिसोर्सेज होते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, एंड वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। साथ ही साथ आप फैक्ट्स एंड फिगर्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, इस तरह की चीज़ों से आपका वैल्यू एडिशन होता है। सो दोज आर सर्टेन थिंग्स जिनके आप नोट्स बना सकते हो। रिवीजन की स्ट्रैटेजी मैंने बताया, मैं रिवीजन डॉक्यूमेंट्स यूज़ करता था, एंड बेसिस दैट ही मैं अपना उसके थ्रू रिवीजन करता था। So I think I hope this session was helpful, and for all of those who want to join my Telegram channel, uh, you can search for Telegram on Telegram Shivam Chandra AIR 453, and you can join my Telegram channel as well as the group जहाँ पे मैंने अपनी strategy as well as मैंने अपने notes को डिटेल में डाल रखा है, so you could go and refer there. I hope this was helpful. Thank you, UPSC Time, for giving me this opportunity to reach out to the aspirants community. Good luck for the exam.